नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महामना एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आखिरी लेक्चर में हमने देखा था यूएनएससी के फाउंडिंग मेंबर्स को, जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। उसमें हमने इंडिया का पॉइंट डिस्कस किया था, वो क्यों नहीं पार्ट बन पा रहा है, वीटो पावर्स क्या होते हैं, जनरल असेंबली को देखा, नीड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखा। अब इसी क्रम में हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे के फैक्ट्स को। अगला क्या है, सेक्रेटरीट। ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑब्वियसली न्यूयॉर्क का होगा। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। एक आईसीजे का कहाँ है हेडक्वार्टर? लिख लीजिएगा, हेग में। हेग में, HAG, ये जी है, हेग में। ये कहाँ है? नीदरलैंड्स में। दोस्तों, नीदरलैंड का कैपिटल आपको पता होना चाहिए। अगर नीदरलैंड कैपिटल पता नहीं है तो एम्स्टरडेम है। नीदरलैंड इज वेरी फेमस फॉर ट्यूलिप फ्लावर्स। बहुत खूबसूरत फूल होते हैं वहाँ पे, ट्यूलिप्स के। ऐसे ही मन के बता दिया आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मेंबर क्या है? सेक्रेटरी जनरल प्लस जो में स्टाफ होते हैं वो होते हैं। The United Nations Secretariat carries out the day-to-day work of the UN as mandated by the General Assembly and the organization's other main organs। ठीक, जो कहते हैं वो लोग यही करते हैं। The Secretary General is the head of the Secretary। जो भी Secretary General होता है वो इसका हेड होता है। Who is appointed by the General Assembly on the recommendation of the Security Council for a 5-year renewable term। Very important, 5 year, ये 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। ठीक, UN staff members are recruited internationally and locally and work in ड्यूटी स्टेशंस एट ऑन पीस कीपिंग मिशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जितने पीस कीपिंग मिशन होते हैं, जितने भी मेनली वॉर के लिए पीस कीपिंग फोर्स जाती है कि ताकि उस वॉर को रोका जा सके। आपको अगर वो कभी मैं जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के अलावा भी बहुत सारे वॉर्स हुए हैं जिसने हिस्ट्री को चेंज किया। ऐसे मोमेंट्स जैसे कि आपको पता हो कि मैं वो एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। जब इंडिया में पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2001 में, तो इस्लामिक टेररिज्म, देखिए दोस्तों, मैं किसी भी वर्ग, वर्ण, क्षेत्र या फिर कलर के खिलाफ नहीं हूँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा। बट इस्लामिक टेररिज्म इज अ थिंग जो एग्जिस्ट करती है। आप डिक्शनरीज में पढ़ेंगे, आप बुक्स में भी पढ़ेंगे। तो इंडिया ने कोट किया कि देयर इज अ थिंग लाइक इस्लामिक टेररिज्म, उस पर काम करने की जरूरत है। तो ऐसे बोला, नहीं नहीं, ये सब क्या होता है, ये सब हम जानते ही नहीं है। फिर जब 9/11 का अटैक हुआ, आई एम नॉट हैप्पी फॉर इट, पर एक तरीके से वो अच्छा हुआ था कि उनकी आंखें खुली। जब 9/11 का अटैक हुआ तब इस्लामिक टेररिज्म को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, और इतना बुरी तरीके से रिकॉग्नाइज किया कि वहाँ पे मुस्लिमों की हालत सही में ख़राब हो गई है। कभी अगर एयरपोर्ट पे चेकिंग, शाहरुख खान वगैरह को रोक लेते हैं वो लोग। और जितने बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं यहाँ पे, अगर वो कभी काम करने जाते भी हैं, लाइक इरफान, आई नो इरफान साहब, जब भी वो करने आते थे तो एक ही उनकी डिमांड होती थी कि मुझे क्लियरेंस दिलाना है आपको, क्योंकि इट्स वेरी टफ टू गेट क्लियरेंस फ्रॉम देयर। बहुत लोग का वीज़ा कैंसिल कर देते हैं और लौटा देते हैं वापस से, और दे आर वेरी हार्श। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात होती है कि एक हिपोक्रेसी भी है वेस्ट की हमारी तरफ को लेकर। जब हम लोग कोई चीज़ कोट करते बताते हैं तो वो उसको मानते नहीं है, फिर जो उन पे आप बीती होती है तब वो मानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वैसे दोस्तों, एक बात हो, इस्लामिक टेररिज्म में डज नॉट मीन कि एक स्पेसिफिक जो रिलीजन है उसके सारे लोग। देखा कैसे, एक क्लास है 40 बच्चों का, तो उसमें जो 4 बदमाशी करते हैं और 4 में से अगर 3 किसी एक चीज़ को बिलोंग करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि वो सेक्शन ठीक नहीं है। और ऐसा नहीं कि वो ठीक नहीं है मतलब बहुत ख़राब है, उम्मीद कर हम लोग करते हैं उससे कि वो ठीक हो जाए। दोस्तों, हर रिलीजन इवॉल्व होते होते ठीक हो। जैसे कि बुद्धिज्म जो है वो बहुत पुराना रिलीजन है। बुद्धिज्म हो गया, बुद्धिज्म बहुत पुराना रिलीजन है, ऐसा नहीं कि बहुत नया नया रिलीजन है। ठीक, बहुत पहले बुद्धिज्म का जन्म हुआ था। ठीक, तो इसने ये भी जो रिलीजन इवॉल्व हुआ, जैसे हिंदू रिलीजन है, लोग कहते हैं जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो इतनी पुरानी रिलीजन है, बहुत, इसको सनातन कहते हैं, वक्त से ही पहले था। ठीक, इसके भी कुछ कुछ बैकड्रॉप्स थे, कुछ कुछ खराबियाँ थी जो टाइम के साथ ठीक होती रही। कास्ट सिस्टम जो था, कास्ट का डिवीजन था। बुद्धिज्म क्यों आया? मेनली जो हिंदुज्म में कास्ट डिवीजन था उसके खिलाफ ये था। ठीक, हिंदुज्म में जो क्षत्रिय लोग बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अटैक करते थे, वॉर करते थे, जो मेनली शिकार करते थे, उसके खिलाफ बुद्धिज्म आया। तो हर धर्म इवॉल्व होता है। वैसे इस्लाम बहुत नया धर्म है। जब एजुकेशन बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। आगे बढ़े दोस्तों। ये देखिए, आपको क्या क्या सेक्रेटरीट, ये आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सब आप लोग दिख रहे होंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा पहले को मैंने आपको बता दिया था। ये कहाँ हेडक्वार्टर इसका? हेग में है, नीदरलैंड्स में। इसके 15 मेंबर्स होते टोटल। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक, यूएन का ही है। इट्स सीट इज एट द पीस पैलेस इन द हेग, नीदरलैंड। इट इज द ओनली वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन नॉट लोकेटेड इन द न्यूयॉर्क। ठीक, मैंने आपको बोला था यूएसए में नहीं है ये। ठीक, अगला क्या है दोस्तों?
The court's role is to settle in accordance with the international law legal disputes submitted to it by states, and to give advisory opinions on legal questions referred to it as the authorized United Nations organ and specialized agency. ठीक, मेनली जो भी लीगल मैटर्स होता है उनमें यही रिकमेंड यही करते हैं दोस्तों. वी एज ए इंडियन टेक वेरी प्राउड, क्योंकि हमने बहुत अच्छे अच्छे लॉयर्स को जन्म दिया है. बहुत बड़े बड़े लॉयर्स इंडिया से ही रहे हैं. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज अ लॉयर, महात्मा गांधी वॉज अ लॉयर, आपको क्या कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अ लॉयर, कहते हैं जिन्ना वॉज ऑल्सो इज अ वेरी वेरी गुड लॉयर. ठीक, बहुत बड़े. सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अ लॉयर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अ लॉयर. तो हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे लॉयर्स को हमारी धरती ने बहुत अच्छे अच्छे लॉयर्स को दिया है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. द कोर्ट इज कंपोज ऑफ 15 जजेस, 15 जजेस होते हैं, हु आर इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ 9 ईयर्स. वेरी इंपॉर्टेंट, 9 सालों के लिए अपॉइंट होते हैं. ठीक, बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. कौन करता है? यूएनजीए एंड द सिक्योरिटी काउंसिल मिलके ये लोग करते हैं. ठीक, इट इज असिस्टेड बाय अ रजिस्ट्री. इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन. इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज आर इंग्लिश एंड फ्रेंच. ठीक, इंग्लिश और फ्रेंच होते हैं. ठीक, आगे बढ़ते. पर लैंग्वेज के लिए कोई क्वेश्चन आता नहीं है, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आगे बढ़े दोस्तों. ठीक, अगला क्या दोस्तों? इसको इकोसोक कहते हैं हम लोग, मैं इसको इकोसोक कहता हूँ, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो होता है. ठीक, इसके टोटल 54 मेंबर से, बहुत नया है. ठीक, इसका जो मैंने बंद पहले कहता, पर इसमें अमेंडमेंट बहुत इधर बीच हुए. ठीक, it was established in 1945. It is the place where the world's economic, social and environmental challenges are discussed and debated and policy recommendation issued. ठीक, ये जितने भी पॉलिसीज जिनमें चेंज होते हैं कि यही बताते हैं कि इकोनॉमिकली किस देश के पास क्या दिक्कत है. मेनली से तो आईएमएफ वगैरह करते हैं, पर ये लोग भी ये काम करते हैं. इट हैज 54 मेंबर्स विच आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली. ठीक, फॉर अ 3-year टर्म, 3 साल के लिए जनरल असेंबली इलेक्ट करती है. ठीक, सीट्स इन द काउंसिल आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. जो रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से होता है. 11 ऑफ देम आर अलॉटेड टू द एशियन स्टेट्स, क्योंकि एशियन बहुत ज़्यादा बहुत बड़े पॉपुलेशन में होते हैं. फॉर द नेशन टू बी द इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ इकोसोक फॉर अ 3-year टर्म. ठीक, इट्स नीड 2/3 मेजोरिटी ऑफ द यूनाइटेड जनरल असेंबली वोट्स, जिनको भी लाना होगा 2/3 असेंबली के जितने वोट होने चाहिए, यानी 193 का 2/3 अपॉन 193. ठीक, +1 कर लीजिएगा तो आपको निकल जाएगा कितने होने चाहिए. ठीक, आगे बढ़ते हैं. ईच मेंबर ऑफ द काउंसिल हैज 1 वोट एंड जनरली वोटिंग इन द काउंसिल इज बाय सिंपल मेजोरिटी. ठीक, जनरल जो वोटिंग होती है सिंपल मेजोरिटी, यानी 50% +1. आपको स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी दोस्तों सब बताया जा रखा है, बस आप उसको रिवाइज करते रहिए. आगे बढ़े दोस्तों. अगला ट्रस्टीशिप काउंसिल है. ये आपको क्या दोस्तों आई थिंक 1990s के दौरे में बना था. इसके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 15 है. आगे देखते हैं. इट वाज फॉर्म्ड टू प्रोवाइड द इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज दैट हैड बीन प्लेस्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेंबर स्टेट्स, जो जितने भी जगह हैं. ठीक, एंड टू प्रिपेयर द टेरिटरीज फॉर सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस. बाय 1994 ऑल ट्रस्ट टेरिटरीज हैड अटेन्ड सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक, सेल्फ गवर्नमेंट उन्हें मिल गई है, और इंडिपेंडेंस, विद द लास्ट नेशन बीइंग पलाऊ. ठीक, ठीक, आगे बढ़ते हैं. So UN suspended its preparation on 1st November 1994 and it continues to exist only on paper. ठीक, पेपर पे अभी नहीं एग्जिस्ट करती है. By resolution adopted in May 1994, the Council amended its rules to procedure to drop the obligation to meet annually and agreed to meet as occasion required by its decision or a decision of its president. ठीक, जब बुलाए तभी होगा, एक साल में एक बार आते हैं. और at the request of a majority of its member of the General Assembly of the Security Council or the Security Council, its future role or existence remain uncertain. ठीक, अभी इसका ज़्यादा रोल है नहीं, जब लोगों को लगता है तभी बुलाते हैं. मेनली जिन कुछ एरियाज, भाई 11 एरियाज को लोकेट किया गया था कि इन इंडिपेंडेंस और सेल्फ गवर्नेंस दिलानी है. अब उनका काम पूरा हो गया, बस एक बचा हुआ है पलाऊ, तो अब ये काम में नहीं है. अगला क्या दोस्तों? IMF. वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों. दो ऑर्गेनाइजेशन है जो लोन देती हैं. ठीक, वैसे तो आपस में बहुत लोन देते हैं. एक है मेन IMF और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक. दोस्तों इसमें एक डिफरेंस जानने की जरूरत है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसको लोन देती है? गरीब, असहाय, जिनके पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है, उन लोगों को लोन देती है. वर्ल्ड बैंक ये लोन देती है जो डेवलपमेंट के लिए काम करे, जो प्रॉफिट अर्न करके दें. तो इसलिए ये दो ऑर्गेनाइजेशन. ठीक, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट ओवरसीज दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेशन दैट एक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल. ठीक, द IMF हैज 190 मेंबर्स. ये 2024 तक की बात हो रही है. बट दे डू नॉट एंजॉय एज इक्वल से द G7 मेंबर जितने भी है, जितना जगह कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. US 16.52%, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली एंड कनाडा हैव 41.29% ऑफ द वोट्स. ठीक, दोस्तों जो G7 फॉर्मेशन बना है, आज तक मेरी समझ में नहीं आया ये किस क्राइटेरिया पे 7 देश इलेक्ट हुए हैं. ठीक, अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा उस पर क्या कहते हैं
वेल्थ पे या फिर इनकम पे या फिर सबसे ज़्यादा इकोनॉमी पे, तो इंडिया तो 4 या 5 प्लेस पे है, तो वो नहीं है। आई थिंक पर कैपिटा इनकम पे होगा तभी है, नहीं तो इंडिया वुड हैव शुड हैव बीन देयर, ठीक। फिर क्या कहते हैं, फिर उसके बाद है 40 और जो इतने अलग हैं, ठीक। चाइना का 6.029, इंडिया का इतना परसेंट है, ठीक। रशिया का 2.59, ब्राज़ील का 2.22 एंड सऊदी अरेबिया 2.02 आर द अदर मेजर मेंबर्स, ठीक। दोस्तों को पता होगा ये मेनली क्या होता है, गरीब असहाय को लोन देते हैं ये लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला होगा वर्ल्ड बैंक। द वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1944, ठीक। इसको बहुत बार गैट की तरह बदला भी गया था। इट्स एक्टिविटीज आर फोकस्ड ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज, इट वर्क फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको बोला था, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रूरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इरीगेशन, रूरल सर्विसेज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पॉल्यूशन रिडक्शन, इस्टेब्लिशिंग एंड इन्फोर्सिंग रेगुलेशन, ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, ठीक। It provides loans and grants to the member countries. In this way, it exercises enormous influence on the economic policies of developing countries. It is often criticized for setting the economic agenda of the poorer nation, attaching stringing condition to its loan and forcing free market reforms, ठीक। ये मेनली देखो अब होता क्या है दोस्तों, मैं आपको कहानी बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ, फैक्ट बताता हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि इंडिया में पहले जो है इरिगेशन के मेथड के लिए जो क्या कहते थे, आपको खाद आता था ना, खाद, उसमें बहुत अच्छा सब्सिडी मिलता था पहले, उसमें अच्छी खासी सब्सिडी मिलती थी लोगों को। अब वो सब्सिडीज कम हो गई, 50% दर से कम हो गई है। पता है क्यों? आईएमएफ का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। आईएमएफ कहता है ये कि तुम हमसे लोन पे लोन लेते हो और क्या करते हो, लोगों को फ्री में बांटते हो, ये बंद करो। इससे क्या होगा, बर्न होता है इकोनॉमी पे। तो इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए जो क्या कहते हैं, जितने भी आपको क्या कहते हैं सब्सिडीज हैं, कम होती है। सब्सिडीज क्या होती है दोस्तों, गवर्नमेंट कुछ ग्रांट्स इशू करते हैं किसी जगह, मान लियो कि 200 रुपये का पंखा है, तो जो बेच रहा है गवर्नमेंट कहेगा तुम 100 रुपये में बेचो, 100 रुपये लोगों से लो, 100 रुपये मुझसे लो। तो 100 रुपये क्या हुआ, 50% क्या हुआ, सब्सिडी हो गया, ये 50% सब्सिडी हो गया। अब ये कम क्यों हो रहा है कि आईएमएफ मना कर रहा है कि आपकी तो इकोनॉमी ऐसे कोलैप्स कर जाएगी। 1990 में दोस्तों हमारे पास बस 14 दिन का रिजर्व बचा था, फॉरेन रिजर्व। उसके बाद हमने अपना गोल्ड मॉर्गेज पर रखा, लोन पे रखा, लोन लिया, देश में एलपीजी स्कीम्स लेकर आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब जाके हमारा 2009 में लोन चुकता हुआ और तब जाके हमारी इकोनॉमी बची। इसीलिए लोग कहते हैं। पर इसका दूसरा पहलू भी है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री जो बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ गरीब लोग 20% लोग, आई थिंक डेटा में मैं थोड़ा मिस्टेक कर सकता हूँ, डेटा आप चेक कर लीजिएगा, मान के चलता हूँ 15 से 20% लोग दोस्तों गरीबी रेखा के, पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। 15 से 20% लोग। बहुत सारे लोग साक्षरता जो कहते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है इंडिया में, वो भी नहीं है, साक्षर भी नहीं, लिटरेट भी नहीं है। तो इन चीज़ों को देख के आपको ये किसान घर का है जिसके 2 रोटी से मतलब है, वो क्या समझेगा सब्सिडी आईएमएफ का रोल कितना है, उसे तो बस अपने खाने से मतलब है। तो गवर्नमेंट की से भी यही उम्मीद की जाती है कि जो सब प्लान लेके चले, सिर्फ टोटली प्राइवेटाइज होना, या फिर इसलिए 2003 का इलेक्शन बीजेपी हारी थी। 2004 का इलेक्शन बहुत बड़ा कारण था। बीजेपी ने 1999 से 2004 तक बहुत अच्छा काम किया था, गोल्डन कोऑर्डिनेटर बनाया था, राइट टू एजुकेशन लेकर आए थे, वो उसका फंडामेंटल राइट बनाया था, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे। और जब उनका क्या कहते हैं इलेक्शन था, उसका कैंपेन जब प्रमोद महाजन कर रहे थे, उन्होंने नारा दिया था शाइनिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया। आप लोग देख रहे होंगे ना डिजिटल अब फोन वगैरह कैसे प्रचार होता है, उस समय पहली बार फोन से बीजेपी प्रचार कर रही थी अपना, क्वालिटी नहीं लग रहा था बीजेपी का, पर हार गए। क्यों? वही बात है, इंडिया अभी भी एक सोशलिस्ट कंट्री है, आप गरीबों को इग्नोर कर ही नहीं सकते। शाइन कर रहा था वैसे जो गोल्डन कोऑर्डिनेटर बना, पर मैं बता रहा हूँ एक गरीब इंसान को सिर्फ उससे मतलब है कि उसके खाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं, आप कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दीजिए, आपकी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं। खैर आगे बढ़े दोस्तों, हमें हर पर्सपेक्टिव को जानना है, और मैं आप लोग से भी उम्मीद करता हूँ कि महात्मा गांधी की एक पॉलिसी थी ईच वन टीच वन, उसमें बिलीव रखिए आप लोग, ईच वन टीच वन। हर व्यक्ति अगर किसी को पढ़ा दे जो काबिल है, तो ये देश पॉवर्टी से निकल जाएगा। अगला दोस्तों क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये मिलने ट्रेड के नियम बनाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच सेट्स द रूल फॉर ग्लोबल ट्रेड, जैसे मैंने बोला। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप इन 1995, पहले इसको गैट कहते थे, ठीक, एज द सक्सेसर टू द जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक, गैट किसको कहते हैं, ठीक। क्रिएटेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इट हैज 164 मेंबर्स, 164, ठीक, 2016 तक की बात होगी यहाँ पे। ऑल डिसीजन आर टेकन यूनानिमसली, बट द मेजर इकोनॉमिक पावर सच एज द US, EU, ये EU क्या है दोस्तों,
यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है। ये यूरोपियन यूनियन जो है दोस्तों 1993 में फॉर्म हुआ था, और इसके लगभग लगभग 29 या 30 मेंबर्स हैं जो कि यूरोप के ही हैं। आगे बढ़े दोस्तों। एंड जापान हैव मैनेज टू यूज द WTO to frame rules of the trade to advance their own interests. The developing countries often complain of non-transparent procedure and being pushed around by big powers. Obviously जो इतने बड़े बड़े कंट्रीज है, जो मेजर इकोनॉमिक पावर है, वो डोमिनेट करते हैं WTO को। अगला क्या है दोस्तों, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका फॉर्मेशन 1957 में हुआ था। कब हुआ दोस्तों, 1957 में। इट केम इनटू बीइंग टू इम्प्लीमेंट US प्रेसिडेंट डुइट एटम्स फॉर पीस प्रपोजल उसके लेकर आए थे। इट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू प्रिवेंट इट्स यूज फॉर मिलिट्री पर्पसेस। ठीक, मेनली मिलिट्री पर्पसेस को हटा के मेनली एनर्जी के लिए यूज़ किया जाए, बिजली बनाने के लिए यूज़ किया जाए। IAEA teams regularly inspect nuclear facilities all over the world to ensure that civilian reactors are not being used for military purposes. आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन NGO, ठीक, दैट कैंपेन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के लिए बनाए, आपको पता है देश में भी आपको UNRC है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड इट प्रमोट्स द रिस्पेक्ट फॉर ऑल द ह्यूमन राइट्स इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इट बिलीव्स दैट ह्यूमन राइट्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंडिविजिबल। इट प्रिपेयर्स एंड पब्लिश रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स। गवर्नमेंट्स आर नॉट ऑलवेज हैप्पी विद दिस रिपोर्ट्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ लेकर आते हैं। मेनली ये कैदियों के लिए भी रूल लेकर आते हैं, जो कि अच्छा भी एक तरीके से है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट्स आर नॉट ऑलवेज हैप्पी विद दिस रिपोर्ट सिंस अ मेजर फोकस ऑन एमनेस्टी is the misconduct of the government authorities. Nevertheless, these reports play an important role in research and advocacy on human rights. ठीक, अगला ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, ये मेनली लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन इससे आएंगे नहीं, इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। दोस्तों ये रहा हमारा आखिरी लेक्चर। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पॉलिटी को दोस्तों पढ़ने के लिए, पॉलिटी ये 8 लेक्चरों का समअप नहीं है। पॉलिटी कोई किताब नहीं है। पॉलिटी इट्स ऑल अराउंड यू। जितना आप इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर नेशनल रिलेशंस, जितनी भी आप पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप अखबार पढ़ें, करंट अफेयर्स को फॉलो करें, और जो जो आपको डाउट हो वो किससे पूछते रहें। ये जितने भी लेक्चर्स थे वो यूज़फुल थे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। इन लेक्चर से मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि लेक्चर्स को पढ़ के पॉलिटिक्स समझ लिए, तो यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस। इफ़ यू आर द टॉपर ऑफ द क्लास देन यू आर इन द रॉन्ग क्लास। अगर आप अपने क्लास का टॉपर हैं तो आप गलत क्लास में हैं। सीखने के लिए अलग क्यूरियोसिटी बढ़ाते रहिए, पॉलिटी पढ़ते रहिए। अगर इस सिलेबस के बाहर भी कुछ समझना हो, कोई IR का टॉपिक समझना हो, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। कभी यूट्यूब पे आपको सेशंस लेकर आऊँगा जिसमें मेनली मैं IR की चीज़ें पढ़ाऊंगा, इंडिया चाइना का रिलेशन पढ़ाऊंगा, इंडिया नेपाल का रिलेशन पढ़ाऊंगा, इंडिया भूटान का रिलेशन पढ़ाऊंगा। वो सब हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। मेन क्या है, अभी आपका एग्जाम है, फोकस करिए उस पर, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, हर चीज़ को रिवाइज करते रहिए। मेरा नाम है आज़ाद बिमल, मिलता हूँ आपसे जल्दी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।